हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार और आपका अपना चैनल एक्सेल लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है ओम्स लॉ। चलिए समझते हैं ओम्स लॉ होता क्या है। ओम्स लॉ, तो दोस्तों ओम्स लॉ की हेल्प से किसी भी कंडक्टर या सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को डिटरमाइन करते हैं। जब उस कंडक्टर को या सर्किट को वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो हम कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ वी फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ current flow in the conductor or circuit। अब ओम्स ने किस तरह से किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट को डिटरमाइन किया था उसको बताने से पहले मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि कैसे किसी भी कंडक्टर या सर्किट में करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक बल्ब लिया, ये बल्ब है और इस बल्ब को मैंने क्या किया, सेल से अटैच कर दिया। क्लियर है। और ये जो सेल है ये वेरिएबल सेल है और वेरिएबल सेल बनाने के लिए मैंने इस तरह एरो कर दिया, तो ये वेरिएबल सेल हो गया। मतलब इससे वोल्टेज जो प्रोवाइड कराएंगे बल्ब को वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। मतलब मतलब उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, पहले तो स्टार्टिंग में तो जलेगा नहीं, जब वोल्टेज देंगे बढ़ाएंगे, मान लीजिए 10 20 वोल्ट 10 20 30 40 50 ऐसे बढ़ाते हैं, तो जब वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो बढ़ती जा रही है, यानी ग्लो जो है, ग्लो वो बढ़ती जा रही है। क्लियर है। ब्राइटनेस, ठीक है, यानी वोल्टेज इंक्रीज करने पर उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज करती है और वोल्टेज डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, बल्ब का ब्राइटनेस डिक्रीज होगा, यानी ग्लो डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इसमें जो करंट फ्लो करता है, तो जो करंट होता है वो भी बढ़ने और घटने लगता है। तो वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ता है और वोल्टेज घटाने पर करंट घटता है। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं कि जो ग्लो होता है वो डायरेक्टली पॉजिटिव होता है अप्लाइड वोल्टेज। क्लियर है। यानी हम बोल सकते हैं कि इसमें जो करंट फ्लो होगा, करंट वो भी करंट ना, करंट डायरेक्टली पॉजिटिव अप्लाइड वोल्टेज, यानी आई डायरेक्ट टू भी हो जाएगा। ठीक है, यानी बोल सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर में या किसी भी ये लोड है या बल्ब है या डिवाइस है, उसमें जो करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली पॉजिटिव होता है किसके, अप्लाइड वोल्टेज की। क्लियर है। अब इसी को ओम्स लॉ ने अपने तरीके से समझाया। ओम्स लॉ ने क्या किया था कि इसके लिए उन्होंने एक कंडक्टर लिया था और इस कंडक्टर को सेल से अटैच कर दिया और ये जो सेल है ये क्या है, वेरिएबल सेल है। ठीक है, मतलब इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं जरूरत के अकॉर्डिंग। तो ये रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं कंडक्टर का। तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली बताया कि जब जैसे उन्होंने क्या कि 1 बाय 1 करके बताया कि वोल्टेज मान लीजिए 2 वोल्ट रखा उन्होंने, तो
करंट ऑब्जर्व किया 1 एम्पियर। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, उसी कारण मैं बता रहा हूं समझने के लिए। तो 2 वोल्ट रखा, यहाँ करंट कितना आया 1 एम्पियर। और जब उन्होंने 4 वोल्ट रखा तो देखा 2 एम्पियर आया करंट। और जब 6 वोल्ट रखा तो करंट कितना आया 3 एम्पियर आया। और इसमें क्या है 8 वोल्ट रखा तो करंट कितना आया 4 एम्पियर आया। किसमें, सर्किट में या कंडक्टर में बोलेंगे। ठीक है, तो ये करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। देखिए वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। क्लियर है। अब इसका डिफरेंस देखिए वोल्टेज का, तो ये 2 से 2 वोल्ट का हो गया, इसके बीच 2 वोल्ट का, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 2 वोल्ट का। यानी वोल्टेज का डिफरेंस कितना था 2 का है। तो करंट का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, करंट 1 एम्पियर आ रहा है इसमें, इसमें भी कितना है 1 एम्पियर, इसमें कितना है 1 एम्पियर। यानी वोल्टेज का डिफरेंस सेम रखा तो करंट का भी डिफरेंस क्या आया, सेम आया। क्या बोल सकते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। यही तो लिखा है मैंने, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। यानी जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज हो जाएगा, ये हो जाएगा। या उल्टा भी हो सकते हैं, वोल्टेज इज डायरेक्टली टू करंट हो जाएगा। अब इस प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे, मतलब हटाएंगे, तो क्या आएगा, कांस्टेंट। बता चुके हैं आपको। अब ये कांस्टेंट आता है हमेशा। अब इस कांस्टेंट को हमने आर से डिनोट कर दिया है, यहां पर आर से डिनोट करते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ, वोल्टेज बाई वोल्टेज अपॉन करंट। क्लियर है। तो देखिए किसी भी सर्किट या कंडक्टर में जो वोल्टेज होता है वो पुश की तरह बिहेव करता है, पुश, फोर्स करते हैं ना, पुश पुश और पुल, वैसे ये पुश। और ये क्या होता है, अपोजिशन की तरह बिहेव करता है। इसके बारे में बता भी चुके हैं, अपोजिशन। और आई जो होता है वो फ्लो होता है या मोशन की तरह। इसको चलिए समझाते हैं क्या करना चाह रहा है। कि देखिए क्या है कि जब मान लीजिए हम खड़े हैं और हमारे सामने कोई बॉय खड़ा है, तो हम जब इसको पुश करते हैं, तो जब पुश करते हैं तो वो थोड़ा सा अप्रोच करेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा, मतलब मूव करेगा, मतलब फ्लो करेगा। ठीक है ना। इसी तरह किसी भी कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में करंट फ्लो करता है। कैसे फ्लो करता है, जब हम वोल्टेज देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, चार्ज हो जाते हैं, चार्ज। और चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, वो पुश करता है। और जब इलेक्ट्रॉन को जब पुश करता है तो इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं। और जब मोशन होता है तो उसी को हम दूसरे वर्ड बोलते हैं करंट फ्लो कर रहा है, यानी करंट चल रहा है। ठीक है, चलिए इसको हमें डायग्राम समझा देते हैं। चलिए ऐसे ले लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर एक आदमी है, पहचानिए कौन है, मखनचू है क्या, मान लीजिए। तो जब ये क्या करेगा, पुश करेगा, तो जब पुश करेगा तो कुछ अपोजिशन प्रोड्यूस होगा यहाँ पर। अरे आसानी से नहीं जाएगा, यहाँ तनी जगह है तो कैसे जाएगा किसान। तो ये थोड़ा सा जब अपोजिशन प्रोड्यूस करेगा, जो अपोजिशन होता है उसी को तो बोलते हैं रेजिस्टेंस। और जब हम पुश करते हैं, हमारा जो पुश होता है वो वोल्टेज होता है, यानी वोल्टेज देते हैं। वोल्टेज मतलब एनर्जी देते हैं, वोल्ट एनर्जी यानी फोर्स देते हैं। तो पुश किया और ये क्या हो गया, आगे की तरफ मूव करेगा, मतलब ये फ्लो होगा।
यानी मोशन, ठीक है। और ये क्या बन जाता है, करंट बन जाता है। क्लियर है। अब इसी तरह इलेक्ट्रॉन इसके अंदर वर्क करता है। इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, पुश करता है। और जब मोशन में होता है तो उसको करंट बोलते हैं, और जो अपोजिशन प्रोड्यूस करता है उसको रेजिस्टेंस बोल देते हैं, और जो पुश किए थे वो वोल्टेज हो जाता है। ठीक है, हम दिमाग में सेट कर लीजिए कि वोल्टेज क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को यानी किसी भी चार्ज को क्या करता है, पुश करता है, फोर्स करता है। और उसको हम बताए होंगे क्लास लेक्चर में कि उसको जो पुश करता है उसको बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी वोल्टेज क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं, तो इसकी तरह अंदर मूव करने लगेंगे इलेक्ट्रॉन। चलिए, और जिसके कारण क्या होगा, करंट फ्लो होगा। और जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू क्या हुआ, ओम्स लॉ की हेल्प से निकाल लेते हैं। आई डायरेक्ट टू अप्लाई वोल्टेज हो गया। और इसी स्टेटमेंट को हम बोल देंगे ओम्स लॉ में। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए। अब जो ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस आता है, और रेजिस्टेंस में देखिए कितने वेरिएबल है, आर, भी और आई है। तो जो इसकी वैल्यू है, लर्न करने के लिए हम एक ट्रायंगल की शेप्स की हेल्प से हम लर्न करेंगे। चलिए इरेज करते हैं इसको। यहां वोल्टेज रखा और ये करंट है, रेजिस्टेंस है। अब आपको फॉर्मूला लर्न करना होगा, अगर तो आसानी लर्न कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर। देखिए V को रोकेंगे तो ये बचा हुआ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आई आर। यानी अगर वोल्टेज चाहिए तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात। और अगर मुझे करंट चाहिए, करंट, तो हम क्या करेंगे, करंट को रोकेंगे। और ये देखिए ऊपर है, ये नीचे, मतलब नॉमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा, मतलब V बाई आर। सिमिलरली रेजिस्टेंस निकालना होगा तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई। क्लियर है, इसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं। चलिए, अब यहां पर R इक्वल टू V अपॉन आई, ये रिलेशन हम फाइंड आउट किए हैं। R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्लियर है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है, हम लोग जो बोलते हैं ओम्स, यहां से बताते हैं कि जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वो ओम होता है। क्यों, क्योंकि इसको डिटरमाइन किया क्या किसने, ओम्स ने। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं आर की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट ओम। क्लियर है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हम बोल सकते हैं इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी आर इज स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है। और नोट कर लीजिए कि जो आर है, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड भी एंड आई, भी और आई पर डिपेंड नहीं करता आई, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर होता है, इस पर डिपेंड नहीं करता। ये मैं बता चुका हूं, बट यहां पर इसे रिपीट कर दे रहा हूं। चलिए देख लीजिए। अब इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं करंट का, कि किसी भी कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है।
तो उसके लिए कंडीशन भी है कि ओम्स ने बोला था कि जो इसका लेंथ जो होना चाहिए वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कैसे डिटरमाइन कर रहे हो, तो उसके लिए कंडीशन रखा। वो कंडीशन क्या है, चलिए उसको समझते हैं। तो फिजिकल कंडीशन फॉर वायर या कंडक्टर लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, कंडक्टर। चलिए, कंडक्टर का जो है उसका लेंथ होता है, ये फिजिकल कंडीशन में आते हैं। सेकेंड, एरिया जो होता है वो भी फिजिकल कंडीशन में आते हैं। ठीक। थर्ड, नेचर ऑफ कंडक्टर या वायर। ठीक है। फोर्थ, टेम्परेचर। तो आप सोचेंगे सर ये फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस आप लिखवा रहे हैं। हाँ, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस ही क्या होता है, इसका फिजिकल कंडीशन होता है। लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ कंडक्टर और टेम्परेचर। ठीक है। कैसे, अगर आपने पढ़ा होगा कि टेम्परेचर इफेक्ट के कारण फिजिकल कंडीशन में हम ज्यादातर लेते हैं टेम्परेचर। क्यों लेते हैं ये देखिए, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज, तो क्या होगा, लेंथ, इसकी जो लेंथ है और इसकी जो एरिया है, लेंथ एंड एरिया दोनों में से कोई एक चीज हो सकता है एक साथ, तो या तो इंक्रीज करेगा या फिर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सही बात है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी वायर का, तो उसका या तो लेंथ बढ़ता है या लेंथ बढ़ता है, और लेंथ बढ़ता है तो उसकी एरिया डिक्रीज होती है, और जब एरिया डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा, नहीं बढ़ने लगेगा। इसलिए अगर ये चीज कांस्टेंट हो जाए, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, तब उसका लेंथ चेंज नहीं होगा, और लेंथ चेंज नहीं होगा तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स होगा, और जब रेजिस्टेंस फिक्स्ड होगा तब हम उसकी करंट की वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट सही से निकाल सकते हैं। और किसी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो अदर फैक्टर कांस्टेंट होना चाहिए। बस खाली दो चीजें, एक चीज जिसको हम डिटरमाइन करना है वो, और जिसके हेल्प से डिटरमाइन करते हैं वो वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, बाकी सबको क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी यहां पर वोल्टेज क्या होता है, वेरिएबल हो सकता है, और बाकी सब क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो ये फिजिकल कंडीशन में हम ज्यादातर टेम्परेचर देखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इफेक्ट ज्यादा शो करता है वहां पर। चलिए स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, तो उन्होंने बोला था कि इफ फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, किसका, कंडक्टर का, ये कंडक्टर है। ठीक है, मतलब लेंथ इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना चाहिए और उसकी एरिया भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना चाहिए। यहां पर ब्रेकर में लिखे रहते हैं टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट है। देन तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज के, ये हम बोलेंगे। देन करंट फ्लो इन द कंडक्टर is directly proportional
टू द टू किसके आई डायरेक्टली भी मतलब डायरेक्टली पुश टू द अप्लाइड वोल्टेज across किस एंड्स ऑफ कंडक्टर, ये वोल्टेज यहाँ एंड्स ऑफ कंडक्टर क्लियर है। चलिए यहां लिख सकते हैं भी आई डायरेक्ट टू मैथमेटिकली, इतना है, नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, मीट यू नेक्स्ट क्लास।